आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर के हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे जो चैप्टर के बीच में आते हैं। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले इस इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर में ये 3 पर्सन हैं, तीनों पर्सन को एक एक करके हम सबसे पहले करते हैं। जैसे सबसे पहला पर्सन है कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ़ क्यों करना चाहिए। तो हमको पता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को आप हवा में रखते हो तो हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। और मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो जलने में बाधा डालती है, मैग्नीशियम रिबन को जलने में क्या करती है, बाधा डालती है, रुकावट डालती है। इसलिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैग्नीशियम के रिबन को लेंगे, उसके बाद सैंड पेपर से उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसको हटा देंगे और उसको हटाने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, जलाएंगे, तो आसानी से वो जल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सन 2 की। पर्सन 2 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखना है। संतुलित का मतलब आपको पता है, संतुलित का मतलब है कि दोनों तरफ जो एटम्स की नंबर है वो सेम होने चाहिए। जितने मॉलिक्यूल से एटम एक साइड होंगे अभिकारक में होंगे उतने उत्पाद में होने चाहिए। तो जैसे सबसे पहले इन्होंने दे रखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने का हम पहले ही सीख चुके हैं कि जैसे 2 हाइड्रोजन इधर है तो इधर 1 हाइड्रोजन है तो हम उत्पाद में 2 से गुना कर देंगे। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं और इधर भी क्लोरीन 2 हो चुके हैं और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 2 है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो संतुलित हो चुकी है, ठीक है। साथ साथ अगर आप चाहो, अगर ये कहते हैं कि इनकी अवस्था के बारे में भी लिखना है तो आप इनकी ब्रैकेट में इनकी अवस्था के बारे में भी लिख सकते हो कि जैसे H2 गैस है, क्लोरीन गैस है। इस प्रकार से आप इसकी अवस्थाओं के बारे में भी साथ साथ जो है नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड आपको पता है बैरियम के ऊपर जो चार्ज होता है 2 पॉजिटिव होता है, तो Cl के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो BaCl2 बनाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट को बड़े ध्यान से देखना है। एल्यूमिनियम सल्फेट इस प्रकार से जो है लिखा जाता है, ठीक है, Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। और बनता क्या है, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट क्या होता है, BaSO4 प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है तो क्लोरीन 3 जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन होगी। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित करने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे अगर हम सिंपली देखेंगे इधर बैरियम 1 है और अगर हम उत्पाद में देखेंगे तो उत्पाद में भी बैरियम 1 है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो SO4 है वो यहाँ 3 है, ठीक है। तो SO4 अगर इधर 3 है जबकि इधर 1 है पूरा का पूरा SO4, तो अगर हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो दोनों तरफ SO4 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब लेकिन उत्पाद में बैरियम 3 हो चुका है तो हमको अभिकारक में भी बैरियम 3 करना पड़ेगा। तो अब अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन यहाँ पर 6 हो चुका है अभिकारक में। तो अगर अभिकारक में क्लोरीन 6 हो चुका है तो हमको इधर भी 6 करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से दोनों तरफ तो ये अभिक्रिया बैलेंस हो चुकी है। दोनों तरफ बैरियम 3 है, दोनों तरफ क्लोरीन 6 है, दोनों तरफ एल्यूमिनियम 2 है और दोनों तरफ जो सल्फेट आयन है आपका वो 3 है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में क्या है, सोडियम की जो रिएक्शन है वो करवानी है हमको जल के साथ, पानी के साथ, H2O के साथ। और नेक्स्ट बन के क्या आएगा, उत्पाद क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये पर्सन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ये आपको करके देखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट
निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके अघुलनशील बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का विलयन देते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के बारे में लिख लेते हैं। ये आपका बेरियम क्लोराइड है, BaCl2। सोडियम सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na2SO4, और बन के क्या आएगा, अघुलनशील पदार्थ जो क्या होगा, बेरियम सल्फेट, जिसको आप बोलोगे BaSO4 प्लस उसके बाद है सोडियम क्लोराइड का मतलब है NaCl। ठीक है, तो इस पर्सन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने पूछी हैं। जैसे इन्होंने पूछा है कि उसकी अवस्था और संकेत। ठीक है, संकेत हम लिख चुके हैं, ये संकेत होते हैं, इनके सिंबल्स होते हैं, सिंबल हम लिख चुके हैं। और अवस्था के संकेत क्या होंगे, अवस्था के संकेत कि ये किस किस अवस्था में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, वैसे सॉल्यूशन है, क्या है। तो इन्होंने कुछ हिंट दे रखे हैं। जैसे ये जल के बारे में दे रखा है, जल में तो बेरियम क्लोराइड को जब जल में डालोगे, सोडियम सल्फाइड के विलयन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है ये इसके एक्वेसस सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसको हम AQ से डिनोट करेंगे, AQ से इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला अघुलनशील बेरियम सल्फेट का है मतलब है कि PPT बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, अवक्षेप बनेंगे, ये हमको जो है इसमें लिखना है PPT। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स। और NaCl के बारे में बोला इन्होंने, NaCl का विलयन देगा, विलयन का मतलब हो गया सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एक्वेसस सॉल्यूशन बनेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इनकी साथ में स्टेट भी आप साथ साथ जो है लिखते जाएं। जैसे सेकंड इसके पार्ट में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब है NaOH, ये भी एक एक्वेसस सॉल्यूशन होगा क्योंकि जल में है। और उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या मतलब हो गया, HCl। ठीक है, और ये भी जल में है, इसका मतलब ये भी एक्वेसस सॉल्यूशन होगा। के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का विलयन बनाता है, मतलब ये भी एक्वेसस सॉल्यूशन होगा। और प्लस में पानी H2O ये। ठीक है, और पानी को आप एक्वेसस सॉल्यूशन नहीं लिख सकते, उसको लिक्विड ही लिखेंगे हम। ये एक्वेसस सॉल्यूशन होगा, ये एक्वेसस सॉल्यूशन होगा, ये एक्वेसस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की हिंट से पता चल रहा है कि विलयन बन रहा है सोडियम क्लोराइड। अगर केवल सोडियम क्लोराइड की बात करें, केवल नमक की बात करें तो वो तो सॉलिड होगा, लेकिन ये सोडियम क्लोराइड के विलयन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक्वेसस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो साथ में जो जल बनेगा, जल को हम लिक्विड लिखेंगे, L से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पर्सन में क्या है। नेक्स्ट आपका पेज पे दे रखे हैं, ये 2 पर्सन दे रखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पदार्थ X का जो सॉल्यूशन होगा वो घोल होगा या विलयन होगा, सफ़ेदी के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हिंट है और इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि सफ़ेदी के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेदी के लिए हम इस्तेमाल जिस चीज़ का करते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, पर्सन को पूरा पढ़ते हैं कि इन्होंने पूछा क्या क्या है। पदार्थ X का नाम बताइए, एक तो नाम बताना है और उसका सूत्र बताना है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है ऊपर 1 में, मतलब ये वाला 1, इसमें बताए गए पदार्थ X की पानी के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले पदार्थ X का जो नाम होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का। दूसरा जो पॉइंट है इसका, दूसरे पॉइंट में जो रिएक्शन लिखनी है वो उसमें क्या लिखनी है कि हमको कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करानी है पानी के साथ। और जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बनेगा। ठीक है, तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम जो है बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं।
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हम चूना बोलते हैं, जिसको हम CaCO3 से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, जल का विद्युत अपघटन दिया गया है। हमने देखा था कि जो अपघटन होता है, वियोजन होता है, 3 प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से, जैसे विद्युत से, ऊष्मा से और प्रकाश की सहायता से भी जो है अपघटन या फिर वियोजन होता है। जैसे पानी की हमने एक रिएक्शन पढ़ी जिसमें जल का अपघटन होता है, जिसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, H2 गैस प्लस O2 गैस में ये जाएगा। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो एक तरफ इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 1 है अभिकारक में, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन 2 है, तो हम अभिकारक को 2 से गुना कर देते हैं। अब हाइड्रोजन इधर क्या हो गए हैं, 4 हो गए हैं, तो हम उत्पाद में भी हाइड्रोजन को 2 से गुना करके दोनों तरफ संतुलित कर लेंगे। अब अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं तो इन्होंने दिया गया है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी में एकत्रित मात्रा की 2 गुनी क्यों है, इस गैस का नाम बताइए। ठीक है, और ये CBSE के 2015 के प्रश्न पत्र में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली बोर्ड, दिल्ली में जो एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद है कि पूरा सेटअप क्या होता है, उसको हम ध्यान से पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 हमने इलेक्ट्रोड ले ली, और जो 2 हमने इलेक्ट्रोड ले ली वो बैटरी के 2 टर्मिनल से हमने जोड़ दी। ठीक है, दोनों टर्मिनल से जब हम इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं तो उसके ऊपर अगर परख नली को हम उल्टा करके रख दें और पानी को इतना भर दें कि जो दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड है वो जो है इसमें डूब जाए। उसके बाद जब हम बैटरी को ऑन करते हैं, करंट फ्लो होता है, तो हम देखते हैं कि एनोड और कैथोड पर जो 2 आपकी इलेक्ट्रोड जुड़ी हुई थी, उसमें एक पे हाइड्रोजन गैस निकलती है जबकि दूसरे पे ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि एक गैस दूसरे की 2 गुनी क्यों है। तो अगर हम एक अभिक्रिया कराते हैं और उस अभिक्रिया को हम संतुलित कर देते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम 2 पानी के मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2 पानी के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल देता है, जबकि ऑक्सीजन गैस का एक ही मॉलिक्यूल देता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस में या विद्युत अपघटन में हम पानी का जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की 2 गुनी निकलेगी। ठीक है, तो ये इसका इस प्रकार से उत्तर होगा। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि जल का विद्युत अपघटन करके एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस दी जाती है, निकलती है। इस प्रकार के विद्युत अपघटन में जल के 2 अणु हाइड्रोजन गैस के और जल के 2 अणु से हाइड्रोजन गैस के 2 अणु और ऑक्सीजन गैस का 1 अणु बाहर आता है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस की तुलना में हाइड्रोजन गैस 2 गुनी मात्रा में बाहर आती है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा जो है उत्तर है जो हमको समझना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट 3 पर्सन दिए गए हैं आगे पेज में। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमको इसका जो है पर्सन याद रखना है। वो पर्सन याद कैसे रखना है कि कॉपर सल्फेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 होता है। ठीक है, और लोहे की कील मतलब आयरन। ठीक है, तो आयरन की जब अभिक्रिया हम कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या होगा, एक विस्थापन अभिक्रिया होगी। आयरन क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है किससे, कॉपर से। तो आयरन कॉपर को उसके विलयन से हटा देगा और खुद उसके साथ विलयन बना देगा सल्फेट के साथ, FeSO4 + Cu। इस प्रकार से बन जाएगा। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी, अगर इसमें ध्यान से हम देखेंगे कि जो फेरस सल्फेट बनेगा, ठीक है, जो आयरन सल्फेट बनाएगा वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन अभिक्रिया होती है उसकी वजह से जो फेरस सल्फेट बनता है, आयरन सल्फेट बनता है, वो आयरन सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीनिश
रंग का है, इसीलिए उसका जो रंग है वो बदल जाता है। और जो कॉपर सल्फेट का पहले कलर था वो क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। ठीक है। उत्तर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा गया है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्योंकि एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो उसने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। और आयरन सल्फेट के हल्के हरे रंग के विलयन के बनने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग फीका पड़ जाता है। ये इसका सही उत्तर है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अलावा, मतलब किताब में जो आपकी एक एग्जाम्पल दिया गया है उसके अलावा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का कोई उदाहरण देना है। तो एक उदाहरण ये हो सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आप कराओ तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। ये भी एक प्रकार से द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ जो आयन है वो अपने क्या कर लिए हैं, एक्सचेंज कर लिए हैं। सोडियम की जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्लोरीन के साथ हो जाएगी, NaCl बन जाएगा, और ये OH इस H के साथ मिलके H2O बना लेगा। ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में पूछा है कि निम्नलिखित जो अभिक्रियाएं हैं इनमें उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करनी है। उपचयित का मतलब है जिसका उपचय हुआ हो, ठीक है, और उपचय का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई हो। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो सोडियम है, सोडियम एक अभिकारक में Na है, जबकि इधर सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ चुकी है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सोडियम को ऑक्सीजन मिली है, ऐड हुई है सोडियम के अंदर, तो इसका मतलब सोडियम का उपचय हुआ है। सोडियम एक प्रकार से उपचयित पदार्थ है। ठीक है। अब सोडियम का उपचय हुआ है तो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का अपने आप में क्या हुआ है, अपचय हुआ है। कैसे हुआ है अपचय, क्योंकि पहले ऑक्सीजन अकेला था, ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन जीरो हो चुका है, आगे जाके ऑक्सीजन दूसरे में जाके मिल गया है। तो मैंने पहले ही बोला था, एक का अगर उपचय है तो इसका मतलब दूसरा अपने आप में क्या हुआ, उसका अपचय हुआ है, तो इसमें हम O2 लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरे पर्सन में हम क्या लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड था इधर और इधर अकेला कॉपर रह गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला गया है और ऑक्सीजन इसके अंदर से चला गया है, तो इसका मतलब इसका अपचय हुआ है। तो हम अपचित पदार्थ में तो लिख देंगे कॉपर ऑक्साइड और दूसरे में लिख देंगे हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर हम केवल उपचित पदार्थ सोडियम को बता सकते हैं और इधर अपचित पदार्थ कॉपर ऑक्साइड को बता सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। नेक्स्ट है कि NCERT के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें शुरू में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके MCQ दे रखे हैं, वो आपको ध्यान से देखने हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कौन सा है वो आपको लिखना है। लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ अभिक्रिया हुई है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, 4 इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है, जिनमें से आपको ये बताना है कि असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि सीसा जो है अपचयित हो रहा है। ठीक है। अब सीसा अपचयित हो रहा है का क्या मतलब है, हम देखेंगे। सबसे पहले हम खुद से अपनी रिएक्शंस में देख लेते हैं कि किसका अपचय हो रहा है और किसका उपचय हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड को अगर हम ध्यान से देखोगे तो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जा रहा है बाहर, तो ऑक्सीजन अगर लेड ऑक्साइड से बाहर जा रहा है इसका मतलब लेड ऑक्साइड का अपचय हुआ है। ठीक है। और जबकि अगर हम इसकी चौथी स्टेटमेंट देखेंगे जिसमें लिखा गया है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, इसका मतलब इसकी 4 स्टेटमेंट सही है। पहली बात सही होगी। दूसरा कार्बन के बारे में देखते हैं। कार्बन के बारे में लिखा गया है कि कार्बन, अगर हम ध्यान से देखेंगे, कार्बन के पास इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इधर कार्बन के पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसका मतलब इसका उपचय हुआ है।
और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन हमको बताना क्या है, हमको बताना असत्य क्या है, ठीक है, ये चीज़ देखनी है कि असत्य क्या है। अच्छा, एमसीक्यू को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम जो है ऑप्शन देख के भी ये सब कर सकते हैं। जैसे अब हमने देख चुके हैं कि सी भी सही है और डी भी सही है, तो ये सी वाला, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सी और डी दोनों तो सही है ना, और जब दोनों सही हैं तो जाहिर सी बात है, इन्होंने तो केवल गलत पूछा है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि सी वाला तो सही था। ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि सी वाला सही था, और सभी तो सही हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि सी भी सही था और डी भी सही था, तो सारे तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो जब सी सही है और डी भी सही है तो जाहिर सी बात है इसका ये और ये तीन नहीं हो सकते हैं, इसका आंसर होगा 1। और इसका अगर आप उत्तर भी देखोगे तो ये है उत्तर ए और बी। अब आप ध्यान से इन दोनों को देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों गलत मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और Fe बनाता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया? अगर अब आप इसमें ध्यान से देखोगे तो एल्यूमिनियम ने आयरन को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया है, तो ये एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है। और अब अगर आप क्रियाशीलता की श्रेणी भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, तो इसलिए एल्यूमिनियम ने आयरन को उसकी जगह से हटा दिया, विस्थापित कर दिया। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस लोह चूर्ण पर, लोह चूर्ण का क्या मतलब है? आयरन, और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के बारे में बात हो रही है। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जब भी किसी धातु की रिएक्शन किसी एसिड के साथ हम कराते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो एक तो हमारा साल्ट बन जाएगा, ठीक है। साल्ट किस चीज़ का बनेगा? साल्ट आयरन क्लोराइड का बन जाएगा, ठीक है। आयरन क्लोराइड का साल्ट बन जाएगा, ठीक है, Fe2। वैसे अगर आप ध्यान से देखो तो पहले साल्ट बनेगा और फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी ये आपका सिंपल सी बात है कि जब भी धातु की रिएक्शन होगी अम्ल के साथ तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसमें ध्यान से देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन गैस, पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो पहले वाला इसका ऑप्शन होगा सही। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। बहुत सिंपल है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अगर हम देखेंगे अभिकारक वाली साइड भी और उत्पाद वाली साइड भी, दोनों तरफ अगर हम तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उस अभिक्रिया को बोल देंगे, उस समीकरण को बोल देंगे कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद देखिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमको द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को संतुष्ट करना है, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो ये किस कारण करते हैं हम? क्योंकि हमको द्रव्यमान संरक्षण के नियम की संतुष्टि करनी है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके अमोनिया बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस की जब आप अभिक्रिया कराओगे तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया होता है आपका NH3, ठीक है। ये क्या होता है? NH3। और NH3 की जब रिएक्शन, NH3 जब बन जाएगा तो अगर इसको आप बैलेंस करना चाहो तो किस प्रकार से करोगे? जैसे H2 + N2
बन जाएगा आपका NH3। तो इस इधर तो नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो इधर 2 से गुना कर दो। अब इधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए हैं, तो इधर भी 3 दूनी 6, तो दोनों तरफ जो है आपकी अभिक्रिया बैलेंस हो जाएगी। इसी प्रकार से आप बाकी सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो, संतुलित कर सकते हो। जैसे सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो H2S जो होता है वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S। और की रिएक्शन किसके साथ करानी है? वायु में दहन करना है। वायु में दहन करने का मतलब है रिएक्शन होगी इसकी ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कराओ इसकी, बनेगा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल बनेगा। तो SO2 प्लस H2O जो है बनेगा। इसको आपको अब क्या करना है? संतुलित करना है। तो आप इस रिएक्शन को संतुलित कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का थ्राइस। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? इसकी रिएक्शन करनी है बेरियम क्लोराइड के साथ। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बन के आएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका देखो ध्यान से, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। और फिर आप इस अभिक्रिया को क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। इसी प्रकार इसकी जो लास्ट रिएक्शन है वो है पोटाशियम धातु की। पोटाशियम धातु की जो रिएक्शन है वो किसके साथ है? जल के साथ करानी है। तो ये आपका जल है H2O। ठीक है, और बन के क्या आएगा? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद फिर इस आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार इसका जो पर्सन नंबर 6 है उसी में भी जो है संतुलित करनी है समीकरण, और इस प्रकार से ये आप सारे के सारे संतुलित कर सकते हैं। आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आता है। उसके बाद इसका 7th क्वेश्चन जो है, 7th क्वेश्चन में भी क्या है कि इन्होंने क्या दे रखे हैं? इन्होंने हिंदी में आपका लिख के दे रखा है समीकरण। आपको वो सिंबल में लिखना है, प्लस में उसको संतुलित करना है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हो CaOH का ट्वाइस। अच्छा, इसको इस प्रकार से नहीं लिखना है, इसको इस प्रकार से लिखना है CaOH और इस प्रकार से उसका ट्वाइस। ठीक है, रिएक्शन उसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, और बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड जो पर्सन है वो जिंक का सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3। अच्छा, ये 3 जो है ये प्रिंटिंग ऐसी है इसलिए ऐसा रखा है, ये 3 इधर नीचे आता है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से इसको सही से लिखना है, जिंक प्लस AgNO3 इस प्रकार से लिखा जाएगा। और फिर ये बनेगा जिंक NO3 का ट्वाइस प्लस Ag। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये 1 2 3 4 ये 4 आपको रिएक्शंस लिखनी है और बैलेंस करनी है। नेक्स्ट है पर्सन नंबर 8। पर्सन नंबर 8 में भी इसी प्रकार से आपको अभिक्रियाएं संतुलित करने के लिए बोला गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण का प्रकार बताने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो आपको ये रिएक्शंस लिखनी है, उनको संतुलित करना है, और उसके बाद फिर इनका प्रकार बताना है। तो जैसे सबसे पहले है पोटाशियम ब्रोमाइड, ये पोटाशियम ब्रोमाइड, उसके बाद बैरियम आयोडाइड, ये बैरियम आयोडाइड BaI। ठीक है, और I के साथ 2 है, इसको ऐसे नहीं लिखना है 2 को, इसको ऐसे लिखना है BaI, और ये जो 2 है इसको ऐसे नीचे की ओर लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद फिर लिखा गया है पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड को आपको इस प्रकार से लिखना है KI, और ये लिखा गया है बैरियम। बैरियम को आपको लिखना है बैरियम, ये बैरियम ब्रोमाइड है। ठीक है, ये शायद थोड़ा सा कट गया है, ये क्या है आपका? बैरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये बैरियम ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये सारी आपको रिएक्शंस लिखनी है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ है। अब इसमें एक जो है सेकंड रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक अभिकारक था जो टूट के 2 उत्पाद में बदल गया। इसका मतलब ये अपघटन अभिक्रिया हुई है,
या आप इसको वियोजन अभिक्रिया भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड वाली रिएक्शन है वो H2 + Cl2 के बीच में है, दो अभिकारक मिलके तीसरा एक उत्पाद बनाते हैं, तो हम इसको संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और नेक्स्ट है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद आ गया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है, और जिसमें ऊष्मा बाहर की ओर निकलेगी उसमें हम प्लस में, उत्पाद में प्लस में ऊष्मा लिख के ये दर्शाएंगे कि ऊष्मा बाहर की ओर निकली है। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें ऊष्मा जो है ली जाती है, जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में हम अंत में माइनस ऊष्मा लिख के उसको दर्शा सकते हैं, और इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो श्वसन करते हुए क्या होता है, जब हम श्वसन मतलब सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पे एक अभिक्रिया चल रही होती है। वो अभिक्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, अब ये ग्लूकोज कहाँ से आता है, जो हम खाना डाइजेस्ट करते हैं वहाँ से आता है हमारा ग्लूकोज, और जो हम सांस लेते हैं श्वसन करते हैं वहाँ से आती है हमारी ऑक्सीजन गैस। तो जब इस ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हम बाहर निकाल देते हैं, प्लस में पानी बनता है जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, और साथ में एनर्जी बाहर की ओर निकलती है, ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है, ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है। इसलिए हमारा खाना खाने के बाद जो शरीर है थोड़ा सा गर्म रहता है। तो क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है, क्योंकि एनर्जी बन रही है, बाहर निकल रही है, एक्स बन रही है, उत्पाद में बन रही है, तो इसलिए हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 11th क्वेश्चन की वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। अब दोनों की परिभाषा आप जो है पढ़ चुके हो, तो आपको जाहिर सी बात पता है कि अपघटन जो अभिक्रिया होती है या फिर वियोजन जो अभिक्रिया होती है उसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में इसके विपरीत होता है कि दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, दोनों का उदाहरण लिखना है, इसी से साबित हो जाता है कि दोनों रिएक्शंस, दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रकाश की जाती है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो हमको पता है कि वियोजन जो अभिक्रिया हैं वो 3 प्रकार से आप करा सकते हो। अगर आपको वियोजन कराना है या अपघटन कराना है तो आप हीट दे सकते हो, आप लाइट से उसका वियोजन करा सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी से उसका वियोजन करा सकते हो। तो तीनों का एक एक उदाहरण देने के लिए आप हीट का उदाहरण में कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हो, लाइट वाले में आप सिल्वर ब्रोमाइड दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी वाले में आप पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन करा के ये इसका उत्तर दे सकते हो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13वां कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर होता है। तो दोनों की परिभाषा लिखनी है और दोनों की जो है आपको परिभाषा के साथ साथ उदाहरण लिखना है। तो अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन में क्या होता है कि एक धातु या एक जो है एलिमेंट, तत्व, दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में अभिकारकों के बीच में, दो अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो दोनों की परिभाषा लिखनी है और दोनों के उदाहरण लिखने हैं, तो यही दोनों के बीच में जो है अंतर हो जाता है। उसके बाद है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या है कि जो चांदी होती है, सिल्वर होता है, उसका जो शोधन करते हैं, शोधन मतलब कि उसको जब शुद्ध बनाते हैं
तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। अभिक्रिया लिखनी है, सिंपल सी बात है। इन्होंने बोला है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन, सिल्वर नाइट्रेट लिख लो, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की रिएक्शन किसके साथ करानी है? कॉपर धातु के साथ। ये हमने कॉपर लिख लिया, लो कॉपर धातु हो गई। तो अब विस्थापन अभिक्रिया होनी है तो जाहिर सी बात है कॉपर सिल्वर को हटा देगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा क्रियाशील होता है सिल्वर से, और कॉपर सिल्वर को हटा के कॉपर वहाँ पे खुद आ जाएगा और सिल्वर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बन जाएगा। इस प्रकार से आप ये अभिक्रिया लिख सकते हो। अवक्षेपण अभिक्रिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि जब भी उत्पाद में कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है जो विलयन से अलग हो जाता है, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं बोलते हैं। उदाहरण में आप ये लिख सकते हो, जब आयरन क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपका आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस में अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो आयरन हाइड्रोक्साइड का ब्राउन रंग का BROWN ब्राउन रंग का अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये अभिक्रिया आप उदाहरण में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 16% में क्या किया गया है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। पहला उपचय, दूसरा अपचय। उपचय में क्या है? उपचय में आपको अगर आप 2 उदाहरण देने हैं तो आप, जैसे पहला उदाहरण है उपचय, आपको पता है क्या होता है? उपचय होता है कि किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको ऑक्सीकरण या उपचय बोलते हैं। जैसे सल्फर में हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो SO2 गैस बन जाएगी। तो सल्फर में ऑक्सीजन का योग हुआ है तो ये क्या हुआ है? उपचय हुआ है या ऑक्सीकरण बोल सकते हो। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ दो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, तो ये भी एक प्रकार से उपचय है। अपचय का उदाहरण दे रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 के साथ करा दो, कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। या जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन के साथ करा दो, जिंक में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, तो अपचय हुआ है। तो 2 उदाहरण ये अपचय के हो जाएंगे और ये 2 उदाहरण किसके हो जाएंगे? उपचय के, और 2 अपचय के। ठीक है, 17वां प्रश्न क्या है? एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। ठीक है, ये जो हमने कोरोजन वाला बात पढ़ी थी, संक्षारण वाली बात पढ़ी थी, जब हमने बात की थी कि पहले जो सिक्के होते थे वो कॉपर के जैसे सिक्के चले थे एक टाइम पे। तो वो कॉपर के सिक्के जैसे ही बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते थे, क्योंकि एयर में उनके जब रिएक्शंस होती है ऑक्सीजन वगैरह के साथ या दूसरी गैसेस के साथ, तो उसका जो रंग था वो काले रंग का हो जाता था। ठीक है, तो आपने कॉपर के बर्तन भी देखे होंगे, जो पुराने बर्तन होते थे। ठीक है, बहुत प्रकार के पहले कॉपर के सिक्के भी चले थे, फिर कॉपर के बर्तन भी आए। कॉपर के बर्तन भी इस प्रकार से हो जाते थे, पुराने होते थे तो वो काले पड़ जाते थे। तो कॉपर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये एक प्रकार से ब्लैक कलर का, काले रंग का हो जाता है, जबकि पहले ये कैसा होता था? ब्राउन होता था, भूरे रंग का होता था कॉपर। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको लिखनी है। नेक्स्ट है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, उसको जंग से बचाने के लिए। तो पेंट लोहे की वस्तुओं को हवा पानी के संपर्क में आने नहीं देता है और लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से होने वाले नुकसान से बचाता है, इसलिए हम जो है लोहे पे पेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन के साथ उनको क्यों ट्रीट किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको पता है अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो ऑक्सीजन उनके साथ अभिक्रिया करके उनका उपचय करा देगा, उनका ऑक्सीकरण करा देगा, और हमारा खाना है जो वो खराब हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे जो लेज़ वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस उसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है और ऑक्सीजन को उसके पास नहीं आने देती। तो हम ये लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को ताज़े रखने के लिए और ऑक्सीकरण से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। संक्षारण की परिभाषा भी हम लिख चुके हैं। संक्षारण क्या होता है? वह प्रक्रिया होती है जिसमें धातु की सतह पर हवा, नमी या किसी कोई भी रसायन या अम्ल की क्रिया के द्वारा धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। जैसे आयरन का एक उदाहरण हमने लिया था। जब आयरन ऑक्सीजन और पानी के साथ विक्रिया करती है तो आयरन का क्या बना देती है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना देती है, Fe2O3X H2O। ठीक है, अगर आप इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, ऐसे छोड़ना चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। विकृत गंधिका क्या था? विकृत गंधिका हमने पढ़ा था कि जो वसा और तेल वाले जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, तो हवा में ऑक्सीकरण होने से उनके अंदर एक अप्रिय गंध, ठीक है, या आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि दुर्गंध पैदा हो जाती है, जिसको आप विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आप लिख सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा आपको पॉइंट लिखने हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि विकृत गंधिता वसा और तेल में खाद्य पदार्थों को खराब कर देता है, जिससे काफ़ी समय तक रखा जा सकता था और उन्हें खाने के लिए अनुपयुक्त बना देता है। वो खाने लायक नहीं रहता है विकृत गंधिता से। और वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। अगर उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन करने से वो रोकेगा। ठीक है, या फिर सील करने से पहले वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन के साथ फ्लश कर दिया जाए। मतलब जैसे हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग से पहले उसको नाइट्रोजन के साथ ट्रीट कराया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये आप इसके चैप्टर के ये सारे के सारे पर्सन थे जो आपको याद करने हैं। एक्सरसाइज के 20 पर्सन थे और उससे पहले आपके 3 पर्सन, 2 पर्सन और 3 पर्सन एक्स्ट्रा और दे रखे हैं जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको जो है याद करने हैं और इनको आसानी से आप याद कर पाएंगे। बहुत आसान पर्सन है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।